कोलिजन। ऑल राइट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आपको शायद आपने कितने लोग हैं जिन्होंने पहले कोलिजन पढ़ रखा है, आता है हमारी क्लास में ऐसे बच्चे, या ज़्यादातर लोगों को नहीं आता? आता है ना? यस सर, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो बेसिकली कोलिजन का मतलब आपको समझ में आता है, जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो कोलिजन होता है। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो अलग अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो कैटेगरी है बता देता हूँ, कौन कौन सी कैटेगरी होती है सर कोलिजन की, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन, है ना? दूसरा कौन सा होता है? पहला होता है इसको प्योरली इलास्टिक भी कह सकते हो, इसको प्योरली इलास्टिक भी कहते हो। दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। और तीसरा होता है प्योरली इन इलास्टिक। क्या है तीनों में फर्क, कोई समझा सकता है? इलास्टिक, इन इलास्टिक, प्योरली इन इलास्टिक। प्योरली को परफेक्टली इन इलास्टिक। ओके, देखो यार, एक डायग्राम बनाते हैं, उससे समझेंगे कि होगा तो क्या। मान लेते हैं आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, उसकी स्पीड आपने u1 मान ली, और ये किसी दूसरे भाई साहब m2 से जाके टकराएगा, और इसकी स्पीड u2 थी, और m1 और m2 के बीच में कोलिजन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कोलिजन होने के लिए आपको क्या चाहिए होगा कि भैया u1 का वैल्यू बड़ा हो u2 से, नहीं तो क्या होगा, u2 आगे निकल जाएगा और u1 वाले भाई साहब पीछे रह जाएंगे। तो होता क्या है, जब भी दो चीज टकराती हैं, दोनों के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, हो सकता है एक रेस्ट पे भी हो, मतलब इस सिस्टम में कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अगर टकराने के बाद, इसमें 3 स्टेप होते हैं, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। अगर टकराने से पहले और टकराने के बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है दोनों की मिला के, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास थी, टकराने के बाद भी दोनों की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है, अलग अलग नहीं, दोनों की टोटल मिला के। मतलब हो सकता है एक की काइनेटिक एनर्जी दूसरे के पास चली जाए, बट दोनों का जो टोटल था वो पहले भी उतना ही आता था और बाद में भी उतना ही आ रहा है। तो ऐसे कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। मतलब इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो रहती है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होती है। ये बात को हमेशा याद रखना है। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये होता है आपका इलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब बात करते हैं इन इलास्टिक की। इन इलास्टिक में क्या है, टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थोड़ी ज्यादा थी, और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी कम है। मतलब थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हुआ है। जैसे कि आपने किसी चीज को ऊपर से फेंका, अब वो नीचे टकरा के वापस सेम हाइट तक तो नहीं आती, कुछ हाइट उसकी कम रह जाती है। उसका कारण क्या है कि जब भी वो टकराते टाइम थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस हो गया, उस एनर्जी वापस से वो नहीं रिगेन कर पाया और वो उतनी हाइट तक नहीं पहुंचा। तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है वो इन इलास्टिक कोलिजन में रहता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये इसमें होता है। ये होता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन में। और जनरली हम रियल लाइफ में जो देखते हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन के आपको मैक्सिमम एग्जांपल मिलेंगे। रियल लाइफ में आपका इलास्टिक कोलिजन काफी कम केसेस में होता है। न्यूक्लियर लेवल पे बात करते हैं कि 2 एटम्स आपस में टकराए तो उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन था, वो वाली बात करते हैं। जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सारा का सारा इन इलास्टिक कोलिजन या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर ही लाई करता है। परफेक्टली इन इलास्टिक को समझा सकता है कोई? परफेक्टली इन इलास्टिक चिपक के चलेगा। आपने गोली मारी, एक सामने लकड़ी का टुकड़ा था, उसमें गोली बंदूक किसी निकल के फंस गई और अब दोनों साथ चल रहे हैं। मतलब दोनों चीजें साथ में अटक गई किसी भी तरीके से, है ना? वो सिंपल सी लकड़ी का टुकड़े के अंदर कोई भी बुलेट जाके फंस जाए और फिर वो दोनों साथ में चलने लगे, तो दोनों टकराए और टकराने के बाद सेपरेट नहीं हुए। मतलब ये हुआ, एक चीज के पास काइनेटिक एनर्जी थी, हो सकता है दोनों के पास भी हो, और जब मिलने के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों एक ही बन गए, तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी में काफी ज्यादा लॉस रहता है। तो प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन में भी शुरू में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बाद में कम होगी, बट प्योरली इनइलास्टिक के अंदर जो रहता है इट मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस
ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसमें भी कम होता है, इन इलास्टिक में भी कम होता है, बट इसके अंदर इतना ज्यादा लॉस नहीं होता जितना कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में होता है। मतलब बिफोर कोलिजन दोनों सेपरेट थे, आफ्टर कोलिजन दोनों एक ही बन जाते हैं और साथ में चलना शुरू कर देते हैं। तो आप पहले खाली ऊपर का ये थोड़ा छोटा सा फर्क इसमें लिख लो, फिर मैं आपको तीनों का अलग अलग समझाता हूं एक एक का बना के डायग्राम, राइट। पहले तीनों का बना के एक साथ लिख लीजिए। तीनों को अलग अलग पढ़ लेंगे एक बार। आप मुझे एक बात बताइएगा, टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो? क्या रहेगा? कंजर्व होगा। और इन इलास्टिक के अंदर क्या होगा? इलास्टिक में कंजर्व रहेगा, यहां भी कंजर्व, और प्योरली इन इलास्टिक के अंदर भी कंजर्व होगा, तीनों में कंजर्व होगा, यहां पे भी। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? तीनों में कंजर्व कह रहे हो आप। जब भी दो चीजें टकराती हैं, जब भी दो चीजों के बीच कोलिजन होता है, तो जिस टाइम वो टकराती हैं उनके बीच में जो भी फोर्स लगता है, ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर रहा हूं, तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर लगाता है, दूसरा पहले के ऊपर लगाता है, तो कोई भी एक्सटर्नल तो नहीं है ना। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा आपके सिस्टम के ऊपर, तब तक उसका जो टोटल दोनों का मोमेंटम था मिला के, वो कभी चेंज नहीं होता। ये मैं न्यूटन अंकल ने बताया था, मोमेंटम कंजर्वेशन हमने पढ़ा है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, किसी भी चीज की बात करो आप, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, देन द मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। तो कोलिजन चाहे इलास्टिक हो, चाहे इन इलास्टिक, चाहे प्योरली इन इलास्टिक, फर्क नहीं पड़ता, इसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो कोई भी कोलिजन हो, क्वेश्चन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा लगा सकते हो। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। कोई भी क्वेश्चन आए, पहले का मोमेंटम इक्वल टू बाद का मोमेंटम, दैट्स इट। एक इक्वेशन तो हमेशा बन जाएगी, है ना। दूसरी इक्वेशन के लिए थोड़ा दिमाग लगा लेंगे हम। खैर चलिए सर, इसमें हमने बात करा पी आई इज इक्वल टू पी एफ, यहां पे भी पी आई इज इक्वल टू पी एफ, और यहां पे भी पी आई इज इक्वल टू पी एफ। मतलब आप नोट करके लिख सकते हैं, इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन या फिर इन कोलिजन इन जनरल, मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व, मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। तीनों में ऐसा ही होता है। यस, एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं अगर आप, तो इलास्टिक कोलिजन में लिख लीजिएगा, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, कोलिजन होने के लिए फिजिकली टच में आना जरूरी है क्या? कोलिजन होने के लिए फिजिकल टच की जरूरत है या बिना फिजिकल टच के भी कोलिजन हो सकता है? क्या लगता है आपको? कोई एग्जाम्पल बता दो। होना चाहिए ना? होना चाहिए। आंसर जरूरी नहीं है, बिना फिजिकल टच के भी कोलिजन पॉसिबल है। आप लोगों ने अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सुना होगा। यस सर, अल्फा पार्टिकल जब जाता है तो न्यूक्लियस पे टकराता है क्या? जाता है, न्यूक्लियस से टकरा के वापस आता है, या न्यूक्लियस के पास जाते जाते कुछ डिस्टेंस दूर पे रुक के फिर वापस आ जाता है? गया और बहुत पास तक जाता है, अंदर नहीं जा पाता, कुछ मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा बहुत याद आ रहा हो आपको। तो जब भी कोई अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से टकराना चाहता है तो टकराता नहीं है, वो थोड़ा सा पीछे ही जाके रुक जाता है और फिर वापस, क्योंकि उनके बीच का जितना उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी ना, उनके बीच का जो रिपल्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस हो जाए तो, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। आर इतना छोटा हो जाता है कि फोर्स बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर वो टकराते हैं एक तरीके से, बट फिजिकली टच में नहीं आते और अलग हो जाते हैं। तो ये भी कोलिजन है। तो कोलिजन होने के लिए फिजिकली टच में आना जरूरी हो, ये ऐसा नहीं होता है ना। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। ऑलराइट सर, आगे चलते हैं। इसका एग्जांपल आपने लिख लिया होगा, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स पहले वाले का। सेकंड वाले का लिख लीजिएगा, कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स, कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स, रियल लाइफ में दो बॉल टकराए आपस में, उसकी बात कर रहे हैं। तीसरे में लिख लीजिएगा, कोलिजन बिटवीन अ बुलेट एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड, कोलिजन बिटवीन अ बुलेट एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड।
ब्रैकेट में लिखिएगा व्हेन द बुलेट रिमेन्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, व्हेन द बुलेट रिमेन्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक। ऐसा नहीं है कि बुलेट बाहर निकल के चली जाए, मतलब एक साथ एम्बेड होना जरूरी है, नोट कर लीजिए बेटा। तो तीनों टाइप के कोलिजन का आपको मोटा माटी एक सिंपल सी बात पता चल गई। एक चीज है जिसको हम नाम देंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसकी वैल्यू से पता चलता है आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप पहले सेकंड या फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ई से डिनोट करता है, उस ई का वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है, इन इलास्टिक के लिए 0 और 1 के बीच में होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू 0 होता है। मैं आपको भी बताऊंगा एक्चुअल में ई है क्या। अभी के लिए बस ये जब आप एक साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो बस ई का वैल्यू लिख लो। परफेक्टली इन इलास्टिक में ई का वैल्यू 0 रहेगा, इन इलास्टिक में ई का वैल्यू 0 1 के बीच में रहेगा, और यहाँ पे इलास्टिक में ई का वैल्यू 1। ई इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है बच्चे, क्या हम आगे चल सकते हैं? चलिए अब ये डायग्राम बनाइए। ये है आपका बिफोर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन। इसके बाद टकराने के बाद वाला डायग्राम बनाएंगे। बिफोर कोलिजन ये था, और आफ्टर कोलिजन इधर बना देता हूं मैं। टकराने के बाद m1 की कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, इसको नाम दे दिया v1, और m2 की कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, उसको नाम दे दिया v2। ओके सर, अब आप मुझे बताओ v1 v2 में से ज्यादा कौन होगा? पहले तो u1 ज्यादा था, u2 कम था, पीछे वाला आगे वाले को टक्कर मारता है। टक्कर लगने के बाद, कोलिजन होने के बाद कौन ज्यादा होगा? आंसर इज जो आगे वाली वेलोसिटी है, v2 विल बी ग्रेटर देन v1। कोई बता सकता है इसका उल्टा पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो। अगर उल्टा पॉसिबल हो जाता तो v1 ज्यादा, v1 फिर जाके टक्कर मारता, मतलब पीछे वाला बार बार टक्कर मार रहा है। ऐसा तो होता नहीं है ना रियल लाइफ में, जैसे टक्कर लगती है आगे वाला आगे भाग जाता है। तो ये हुआ आपका आफ्टर कोलिजन। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अलग अलग के हिसाब से अलग अलग चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कहो कि भैया इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम, तो टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2। टकराने के बाद कितना था? आपने कहा m1 v1 प्लस m2 v2। तो आप ये बोल सकते हो कि चाहे किसी भी टाइप का कोलिजन हो सर, मेरी जो पहली इक्वेशन है वो तो हमेशा सब यही रहने वाली है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये वाली इक्वेशन हमेशा काम करेगी, इस इक्वेशन में कभी कोई चेंज नहीं आने वाला, बशर्ते डायरेक्शंस वगैरह ना बदल जाएं। बस डायरेक्शन बदलेगी तो आप साइन चेंज कर दोगे, तो ये इक्वेशन हमेशा सेम रहने वाली है चाहे कोई भी कोलिजन हो। बट अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो आप कहोगे कि शुरू में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी बाद में भी उतनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो आप शुरुआत वाली काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, उसको बराबर पुट कर देंगे किसके? हाफ m1 v1 स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी के। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जो काफी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखनी है उसका नाम लिख लेते हैं, नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई से डिनोट करते हैं, और इसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है आप कौन सा कोलिजन कर रहे हो, कौन सा कोलिजन आप क्वेश्चन किस कोलिजन का सॉल्व कर रहे हो। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने u1 कही बिफोर कोलिजन, ये वाली वेलोसिटी आपने u2 कही। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है सर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डिफिनेशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हुए हैं और कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे थे, उनका जो रेशियो है उसी को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है।
इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं तो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है बता सकते हो? इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये सेपरेशन की बात है, ये अप्रोच की बात है। V1 आपको पता है टकराने के बाद V2 ज्यादा है, V1 कम है, तो दोनों एक की तरफ हैं। ये V2 से जा रहा है, पीछे वाला V1 से जा रहा है, V2 ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुई V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? इस बार U1 ज्यादा है और U2 कम है, तभी तो दोनों पास आ रहे होंगे, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा U1 माइनस U2। यही आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने का तरीका है। तो आपको याद क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करने से जो भी नंबर आएगा तो नंबर ही ना, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, तो डिवाइड करने पे नंबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये है। अब एक सिंपल सी बात समझो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर हो सकती है। ऐसा तो है नहीं जितनी वेलोसिटी से पास आ रहे थे टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से दूर जाने लग गए, ऐसा नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सेपरेशन का वैल्यू हमेशा अप्रोच के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं होगा। तो ये वैल्यू जब बराबर होंगी, अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच बिल्कुल बराबर है तो इसका मतलब E का वैल्यू 1 आएगा, जिसका मतलब होता है इलास्टिक कोलिजन। अगर सेपरेशन का वैल्यू अप्रोच से छोटा है, सेपरेशन का वैल्यू अप्रोच से छोटा है, तो डिवाइड करने पे E का वैल्यू 0 1 के बीच में आएगा, वो होता है आपका इनइलास्टिक कोलिजन। बट अगर सेपरेशन है ही नहीं मतलब टकराने के बाद दोनों एक ही बन चुके हैं, दोनों एक बन गए मतलब V2 V1 बराबर हैं, तो V2 माइनस V1 कितना होगा? 0। तो E का वैल्यू कितना आएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों टकराने के बाद आपस में चिपक जाते हैं तो E का वैल्यू 0 हो जाता है, जिसको प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? बोलो एवरीवन। यस सर। 1 कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच के बराबर होगा। 0 कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा ही नहीं, बस। यस सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर। ये एक ऑब्जेक्ट है, फिर इधर जाता है 4 मीटर पर सेकंड से, या फिर इसको v वेलोसिटी से भेजते हैं। यहां पे एक वॉल है, ये इस वॉल और इस ऑब्जेक्ट के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू E है। जब ये जाएगा और इससे टकराएगा और टकरा के वापस आएगा, उस टाइम इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? बिफोर कोलिजन E है, आफ्टर कोलिजन कितनी होगी? पहला क्वेश्चन आसान सा। एक बॉल है, v वेलोसिटी से जाता है, टकराता है, वापस आता है, कितनी वेलोसिटी से वापस आएगा? एक ऑब्जेक्ट है, सामने वॉल जाता है, टकरा के वापस आ जाता है। इस ऑब्जेक्ट और वॉल के बीच का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, आपको दे रखा है, वैल्यू नहीं दे रखी, ऐसे ही कोई सिंबल दे दिया। तो टकराने के बाद ये कितनी वेलोसिटी से आएगा? पहली बात तो इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, तो ये कौन सा कोलिजन है आप नहीं बता सकते। ना तो आप ये कह सकते ये इलास्टिक है, ना तो आप ये कह सकते ये इनइलास्टिक है, ये कुछ भी हो सकता है। पहली बात, सेम वेलोसिटी, नो सर, आंसर इज रॉन्ग, सेम वेलोसिटी नहीं। अब आपने कहा सर मुझे E का तो पता है, मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो होगी v डैश। मान लेते हैं कितनी होगी? v डैश। ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो होता है। ओके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? अब मुझे एक बात बताओ, ये तो दीवार है ना भाई, टकराएगा कोई तो दीवार थोड़ी ना कहीं चली जाएगी, वो तो रेस्ट पे है, ये तो कहीं नहीं जा रही, ये तो फिक्स है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? कितनी वेलोसिटी से दूर जा रहे हैं? आपने कहा सर दूर जा रहा है v डैश से। ओके, कितनी वेलोसिटी से पास आ रहा था? अप्रोच कितनी वेलोसिटी से कर रहा था? आपने कहा सर अप्रोच तो v से कर रहा था, तो v डैश का वैल्यू कितना आया? EV
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी वॉल या किसी भी फिक्स ऑब्जेक्ट के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे टकराएगा तो वापस कितनी वेलोसिटी से आएगा, e टाइम्स वेलोसिटी से आएगा। उसकी वेलोसिटी e टाइम्स हो जाएगी। अगर आप कहते हो सेम वेलोसिटी से आ रहा है, इसका मतलब e का वैल्यू कितना माना जाएगा, 1, और e का वैल्यू 1 कहां होता है, प्योरली इलास्टिक कोलिजन। तो प्योरली इलास्टिक कोलिजन में तो सेम वेलोसिटी से आएगा, बट अगर मैं बोलूं प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन है तो जाएगा और चिपक जाएगा, वापस ही नहीं आएगा। यस, अगर मैं आपको e का वैल्यू बता देता तो उसी हिसाब से आप मुझे ये बता सकते थे कि कितनी वेलोसिटी से वापस आएगा। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोल दूं इफ, इसमें कह रहा हूं इफ e इज इक्वल टू 1/2, मतलब e का वैल्यू हाफ है, तो कौन सा कोलिजन हुआ, आपने कहा सर ये तो इनइलास्टिक हो गया। तो कितनी वेलोसिटी से वापस आएगा, v/2, मतलब आधी काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है कम हुई है तो वेलोसिटी आधी हो गई, है ना। तो याद रखना है कि जब भी कोई सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट टकराता है तो उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला वेलोसिटी है वो कितना हो जाता है, e टाइम्स हो जाता है। परपेंडिकुलर वाला, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टकराया था। अब इसका थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, आपको परपेंडिकुलर का और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे सर, आइए देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है, कितने एंगल पे जा रहा है वो भी देख लेंगे अभी। ये यहाँ पे एक वॉल है, ऐसे जाता है और ये नॉर्मल है, उसके साथ ये एंगल थीटा पे टकराएगा, v वेलोसिटी से टकरा रहा है और ऐसे, और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, e है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब आपको ये बताना है टकराने के बाद ये भैया कितनी वेलोसिटी से जाएंगे और किधर जाएंगे। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आफ्टर कोलिजन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये जितने एंगल से आया है उतने ही एंगल से जाएगा, नो सर, हमें ये नहीं पता ये इलास्टिक कोलिजन है कि नहीं। अगर ये लाइट होता, लाइट के पार्टिकल होते तो लाइट के पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो वहां तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, बट यहां पे ऐसा नहीं, ई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज आप इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो आपसे किसी ने पूछा अच्छा एक बात बताओ प्रभु, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, ये बताओ कितना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या मुझे कोई बता सकता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या बात है, क्या ये वॉल की तरफ v वेलोसिटी से आ रहा है, आंसर इज नो। वेलोसिटी के कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ज्योमेट्री आप यहाँ पे इसको v cos थीटा लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे v sin थीटा लिख सकते हैं। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या ये जो v sin थीटा वाला कंपोनेंट है ये कभी भी वॉल के पास जाने में हेल्प कर रहा है या नीचे जाने में हेल्प कर रहा है, पैरेलल है ना ये तो वॉल के पैरेलल है, तो ये अप्रोच में काउंट नहीं होगा। v sin थीटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। साथ उसके पास आने वाली जो वेलोसिटी है, जो उसको वॉल के पास अप्रोच कराने में हेल्प कर रही है, इट इज प्योरली v cos थीटा। और ये भाई साहब तो रेस्ट पे खड़े हुए हैं, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपकी v cos थीटा हुई। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ, दिस इज v परपेंडिकुलर। और v sin थीटा क्या हुआ, ये तो आपका पैरेलल कंपोनेंट हुआ। जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल होता है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में काउंट नहीं होता, और पैरेलल कंपोनेंट पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये इससे टकराएगा तो दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, और नॉर्मल फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है बताओ जरा। जब ये इससे टकरा रहा होगा तो उस टाइम पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगता है बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा तो v cos थीटा की वैल्यू पे फर्क तो पड़ेगा, बट ये जो v sin थीटा है इसकी वैल्यू पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसका मतलब आपके सरफेस के पैरेलल वाला को जो भी कंपोनेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो v sin थीटा विल ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे कोलिजन हुआ चाहे कोलिजन नहीं हुआ। तो टकराने के बाद मैंने मान लिया कि टकराने के बाद ये भाई साहब कहीं इधर चले जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कितने एंगल पे जाएंगे, तो मैं रैंडम कोई भी एंगल मान लेता हूं। मैंने थीटा नहीं माना, उसके अलावा मैं मान लेता हूं कि ये इधर जा रहा है टकराने के बाद, है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कितने एंगल पे जा रहा है? मान लेता हूं कि ये अल्फा एंगल पे जा रहा है। तो टकराने के बाद इसका जो भी वेलोसिटी होगा उसको मैंने v डैश मान लिया। उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे बच्चे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बैठेगा टकराने के बाद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट पैरेलल बैठेगा। पहले तो मुझे बताओ ये पैरेलल वाला कंपोनेंट कितना होगा आफ्टर कोलिजन, बोलो। ये v sin थीटा, मैंने कहा ना भाई पैरेलल वाला कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता, तो v sin थीटा ही रहेगा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाता है टकराने के बाद? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है जरा बताना, टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी से? तो आपने कहा सर ये तो ये वाला कंपोनेंट होगा ना, तो ये कंपोनेंट तो e टाइम्स हो जाता है। मैंने बताया था परपेंडिकुलर कंपोनेंट टकराने के बाद e टाइम्स हो जाता है। तो पहले अगर v cos थीटा था तो अब कितना हो जाएगा? e v cos थीटा। समझ आ रहा है? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट e टाइम हो गया, पैरेलल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ही इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी हेल्प से आपका वेलोसिटी फाइंड होगा। ठीक है, अच्छा मुझे अल्फा बता दो, अल्फा कैसे निकालूं यार, ये वाला अल्फा बताना जरा, अल्फा कैसे निकलेगा? टेन अल्फा इक्वल टू कितना लिख सकता हूं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, कितना? v sin थीटा अपॉन ई वी कॉस थीटा, राइट? v से v मर गया, तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन e, या फिर टेन थीटा इक्वल टू ई टेन अल्फा। ये होता है आपका रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। अब अगर मैं कहूं कि e का वैल्यू 1 है, मतलब इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो e का वैल्यू 1 कर दोगे तो टेन थीटा टेन अल्फा बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि भैया जितने एंगल से भाई साहब आएंगे उतने ही एंगल से जाएंगे। बट अगर e का वैल्यू कुछ और हुआ तो फिर आपको देखना पड़ेगा भाई मेरा अल्फा कुछ भी हो सकता है। तो एक तो आपने टेन अल्फा निकाल दिया। अब मुझे v डैश का वैल्यू बता सकते हो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस अंकल लगा दो, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यस सर, कुछ कॉमन वोमन कर लेना यहां से, थीटा का वैल्यू आपको दे ही दिया जाएगा, वी स्क्वायर कॉमन करके बाहर निकाल देना और यहां से आपका फाइनल वेलोसिटी निकल आएगा। ठीक है जी, ओके। इफ e इज इक्वल टू 1, अगर e का वैल्यू 1 होता तो v डैश का वैल्यू कितना आता? बोलो, v डैश का वैल्यू, e का वैल्यू 1 पुट कर दो, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर कॉमन कर लेते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता, अंडर रूट v स्क्वायर v होता है। मतलब जितनी वेलोसिटी से आता उतनी वेलोसिटी से ही जाता। तो ये एक केस है, जितनी वेलोसिटी से जाएगा उतनी वेलोसिटी से तब जाएगा जब e का वैल्यू 1 होगा। अगर e का वैल्यू 1 नहीं हुआ तो भैया फिर नहीं कुछ हो सकता। और टेन थीटा टेन अल्फा बराबर हो जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। मतलब जितने एंगल से जाएगा आएगा उतने ही एंगल से जाएगा। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब e का वैल्यू 1 होगा। अगर e 1 नहीं है तो भैया कुछ भी हो सकता है। तो यहां से दो बातें हमने सीखी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बिकम्स e टाइम्स एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन सेम। बड़े बड़े अक्षरों में कहीं डब्बे के अंदर बंद करके रख लो, लिख लो यहां पे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स e टाइम्स एंड द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, एंड द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम। यस सर,
ठीक है ना? ओके जी, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेंगे आपके लिए। जी। ठीक है, एक पार्टिकल है, आपने इसको v वेलोसिटी से इस तरीके से छोड़ा है। ग्रेविटी वगैरह कंसीडर नहीं करनी है, आपको ये मानना है कि v वेलोसिटी से टकराएगा, ऐसे सीधा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे यहां टकराएगा। ये है थीटा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e का वैल्यू है 1/2 और थीटा का वैल्यू है कितना, 30 डिग्री। ओके, v का वैल्यू भी आप चाहें तो कुछ मान सकते हैं, मेरे हिसाब से मान लो 2 मीटर पर सेकंड। चलो वैल्यू मान के करोगे या चलो वैल्यू मान के कर लो, नहीं तो तुम ज़्यादा घबरा जाते हो फिर। एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1/2, ये एंगल है थीटा, ये 30 डिग्री है। आपको बताना है कि आफ्टर कोलिजन कितना वेलोसिटी होगा इस बॉल का। थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। कितने लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चन देख ही पहली बार रहे हैं? है कोई ऐसा है क्लास में? सबने देखे हुए हैं ना ऐसे क्वेश्चंस या नहीं? देखे तो होंगे, बहुत कॉमन है ये क्वेश्चंस। ओके, ट्राई करो सभी लोग। देखे तो हैं बट याद नहीं है। ओके, होता है। बस एक ही कॉन्सेप्ट है जो काम आएगा कि पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर कंपोनेंट e टाइम्स हो जाता है। e का वैल्यू 2 है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए जी, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा लेते हैं, शायद कुछ फायदा हो जाए। एक कंपोनेंट इसका पैरेलल रहेगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा, एक कंपोनेंट इसका पैरेलल टू द सरफेस रहेगा। ये वेलोसिटी v है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। मुझे इतना समझ में आ रहा है। अगर ये वेलोसिटी v है, इसका एक कंपोनेंट इधर बैठेगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर बैठेगा v sin थीटा। देखना जरा यहां तक सब सही है क्या? ये है मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये है मेरा पैरेलल कंपोनेंट। हाँ सर, इतना तो ठीक है। अब ये भी हमें समझ आ गई बात, ये जाएगा और टकराएगा। यहां पे एक परपेंडिकुलर, यहां पे कुछ बना ले परपेंडिकुलर वगैरह। अब टकराने के बाद ये भाई साहब कहीं ना कहीं तो भागेंगे। अब जितने एंगल से आ रहे हैं उतने एंगल से तो तभी जा पाएंगे जब क्या होगा, थीटा ई का वैल्यू 1 होगा। अब मुझे तो पता नहीं ई का वैल्यू कितना है, तो मैं तो मान सकता हूं भाई कहीं भी जा सकता है। मैं तो कुछ भी रैंडम मान लेता हूं कि ये इधर भाग रहा है। कितनी वेलोसिटी से? ई डैश, वो सॉरी वी डैश। तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे? एक कंपोनेंट तो सरफेस की पैरेलल होगा और एक कंपोनेंट इसका सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। एम आई करेक्ट? तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो कितना होगा बेटा? v sin थीटा। और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो कितना होगा? v cos थीटा का e टाइम्स हो जाएगा, तो e v cos थीटा। बताओ मुझे, यहां तक आपको कोई दिक्कत नजर आ रही हो तो प्लीज मुझे बता सकते हैं आप। नो, अगर ये एंगल थीटा था तो आपको पता है ये भी एंगल थीटा होगा। ये वाला एंगल कितना है वो मुझे पता नहीं, वो मैंने अल्फा मान लिया। तो सर तो ये वाला एंगल यही है ना अल्फा? नहीं, ये वाला एंगल अल्फा है, ये मुझे पता नहीं है। अभी कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी, एक एक चीज में अच्छे से बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। अब आपको सारी वैल्यू मैंने बता दी।
सबसे पहले आप अल्फा निकाल दें, निकाल दोगे टेन अल्फा। टेन अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है v साइन थीटा, मतलब v का वैल्यू है, हाँ मैं लिख ही देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, v साइन थीटा अपॉन ई वी कॉस थीटा, v से v मर गया, साइन थीटा बाई ई मतलब टेन थीटा बाई ई, टेन 30 अपॉन ई का वैल्यू कितना है, 1/2 है क्या, हाँ जी, टेन 30 कितना होता है, 1/√3 होता है टेन 30, 1/√3 हो गया तो 2, तो 2/√3 आंसर आ जाएगा। टेन अल्फा का वैल्यू 2/√3 है, जो भी आपका बनेगा उस हिसाब से देख लेना। तो टेन इनवर्स 2/√3, रेशनलाइज करना चाहते हो अंडर√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 2√3/3, ये आया टेन अल्फा। ठीक है बच्चे, सबको समझ आ रहा है मैंने क्या कर दिया, ये किसी के तोते तो नहीं उड़ गए, नो। इसके बाद आपने कहा सर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये भी बताना पड़ेगा, तो v डैश का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऑल राइट, वी स्क्वायर, वी का वैल्यू कितना है, आपने कहा 4 है सर, तो 4 लिख दिया, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 का स्क्वायर, ये भी 1/4 हो जाता है, ई का वैल्यू है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, वी का वैल्यू 2, उसका स्क्वायर करेंगे 4, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4। यहाँ तक सब सही, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये बचा अंडर रूट में 1 प्लस 3/4, ये अंडर रूट 7/2। देखना भाई यही आ रहा है क्या, किसी का आ रहा है अंडर रूट 7/2, ऐसा तो नहीं मेरा अकेले का ही आ रहा है। हाँ जी, देख लो बेटा, बाकी लोग सब लोग सोना नहीं है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, सब आ जाओ। यस सर, तो आपको तरीका समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पे ई का वैल्यू 1 होता तो आंख बंद करके आप क्या लिख देते, वी डैश का वैल्यू वी लिख देते, और क्या बोलते हैं आप अल्फा का वैल्यू थीटा लिख देते। अगर बराबर ई होता 1, तब आप चाहे तो डायग्राम बना ले ई इक्वल टू 1 वाला, कि अगर ई इक्वल टू 1 होगा तो कैसा होगा, ई इक्वल टू अगर 1 होगा तो ये भाई साहब सीधे आएंगे, ऐसे टकराएंगे और टकरा के सीधा चले जाएंगे ऐसे, जितनी वेलोसिटी से आएंगे उतनी वेलोसिटी से जाएंगे, अगर थीटा डिग्री पे आते हैं तो थीटा डिग्री से ही जाते हैं, और ई का वैल्यू 1 होगा तब। नोट कर लो, अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये वाला डायग्राम बना लो। ऑल राइट, ऑल गुड। आगे बढ़ जाए बेटा। नो, ओके, कर लो आराम से। डन, डन डना डन डन। चलो आगे चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इधर जाता है 4 मीटर पर सेकंड से, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है इधर जाता है 1 मीटर पर सेकंड से, बिफोर कोलिजन ये क्वेश्चन है, डायग्राम में बना रहा हूं। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये भाई साहब टकराने के बाद 1 मीटर पर सेकंड से जाने लगते हैं, तो दूसरे वाले भाई साहब की वेलोसिटी कितनी होगी, इफ E इज इक्वल टू, मैंने नहीं कहा मास सेम है, हाफ, ये सब आपको दे रखा है।
दो ऑब्जेक्ट हैं, मास डिफरेंट है m1 m2, एक 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, एक 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, टकराते हैं, टकराने के बाद पहले वाले की वेलोसिटी 1 हो जाती है, तो दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी होगी? इफ द वैल्यू ऑफ e इज 1/2। यह है क्वेश्चन, लगाइए दिमाग। 7 देखो, जो आपने अभी किसी ने आंसर बोला था ना 4 होगी, वो 4 कब होती है पता है ना? जब मास सेम होता है और इलास्टिक कोलिजन होता है, वो कंडीशन है उसकी भी एक। चलो, आपने कहा ई का वैल्यू हाफ है, तो ई इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ई का वैल्यू पुट कर दिया हाफ। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है? दिस इज आफ्टर कोलिजन ना, तो आपने कहा v आगे जा रहा है 1, तो ये आएगा बेटा v -1, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और अप्रोच कितना था? पीछे वाला 4 से आ रहा है, आगे वाला 1 से जा रहा है, तो कितने से पास आ रहे हैं? तो ये आएगा 4 - 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 बैठेगा, तो ये आएगा 3 इज इक्वल टू 2v - 2, तो 2v इज इक्वल टू आ जाएगा 5, तो v इज इक्वल टू आएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया सर, ये आपने क्या कर दिया? उल्टा हो गया। 5/2, यस, 2.5 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को बहुत बेसिक से समझो, कोई चीजें अभी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ सिंपल चीजें हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट्स इट, इससे आंसर आ जाएगा। ओके आज यहीं तक करवा दो, क्योंकि इतना अभी अच्छे से ही करना है। आज यही करा रहा हूँ, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, चिंता नोट। इसी को थोड़ा सा अच्छा कर दूंगा, बस चिंता मत करो। एक ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा हुआ है, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा हुआ है, वो आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। टकराने के बाद ये भाई साहब उधर जाने लगते हैं 1 मीटर पर सेकंड से। तो इन वाले भाई साहब की वेलोसिटी कितनी होगी पता नहीं, इसकी वेलोसिटी फाइंड करिए। अगर ई का वैल्यू रहेगा 0.4, ये पहला डायग्राम है बिफोर कोलिजन, ये दूसरा है आफ्टर कोलिजन। ई का वैल्यू 0.4। चलो सभी लोग करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करा रहा हूं बेटा। पॉइंट 2 लेफ्ट और राइट किस तरफ? राइट, ओके। तो अब मुझे पता नहीं किधर आंसर है, तो मैं तो मान लूंगा, किधर भी मान लेता हूं। मैंने इधर मान लिया कि टकरा के इधर जाएगा। लेट सपोज आंसर बताएगा कि सही है कि गलत। तो E इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E का वैल्यू है 0.4। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है बताना जरा। एक 1 से इधर जा रहा है और एक V से इधर जा रहा है, तो कितनी वेलोसिटी से दूर जा रहे हैं बताओ सभी लोग। 1 से इधर, V से इधर, तो दूर v+1। हाँ जी, क्योंकि दोनों ही मिलके दूर जा रहे हैं, तो दोनों की बीच की डिस्टेंस ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, तो v+1। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? ये 2 से इधर आ रहा है और ये 1 से इधर आ रहा है, दोनों मिल के पास आ रहे हैं, तो कितना होगा? 2+1। बताओ, ये बात सबको क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v+1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2+1। यस, ऑल क्लियर? हाँ जी सर। तो ये 3 बना, तो 3 × 0.4 तो 1.2 आ जाएगा, इज इक्वल टू v+1। तो v इज इक्वल टू आया 0.2। आया था किसी का? नो? हाँ जी, आंसर में तो किसी ने नहीं बताया था। हाँ पूछो बेटा, कोई डाउट है तो पूछो, हो सकता है डाउट।
अच्छा तुमने बताया था 0.2, ओके ओके। तो v का वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकंड किस तरफ, राइट की तरफ। अगर इसका आंसर -0.2 आता, इसका क्या मतलब होता कि हमने जो डायरेक्शन मान ली वो उल्टी मान ली। हो सकता है अगर मैं मान लेता अपोजिट आता तो आंसर बता देगा आपने सही माना है या गलत। खैर सभी लोग ध्यान से करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का सिर्फ ये फॉर्मूला है, बाकी इसके अलावा वो u1 माइनस u2 v1 प्लस v2 वो सब चीजें वो एक पर्टिकुलर केस के लिए काम करती हैं। आपको बस ऐसे समझना है कि भैया सेपरेट कितने से हो रहे हैं ये देख लो, डायग्राम बता देगा, और अप्रोच कितने से कर रहे हैं ये देख लो, वो भी डायग्राम बता देगा। दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी इससे ज्यादा आपको सोचना नहीं है। चलो आखिरी क्वेश्चन कराता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और एक वॉल है जिसको हमने मूव करा रखा है। मतलब एक वॉल है जो खुद मूव कर रही है इस तरफ। सर दीवार भी मूव करने लगी। अब क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसी मजाक कर रहे हैं सबके साथ। 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वॉल का वो 1/2 ही मान लो, ठीक है। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी कितनी कितनी होगी। आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड द वॉल। आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। एनीवन, कोई तो बताओ। कितना बेटा? 4 मीटर पर सेकंड। किसकी? बॉल की। और वॉल की सेम रहेगा। वेरी गुड। आपको बस यही चीज याद रखनी है, क्योंकि ये वॉल है, इसका मास बहुत ज्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर कोलिजन भी ये 2 मीटर पर सेकंड से ही जाती रहेगी। इसकी वेलोसिटी पता नहीं, मैंने v मान ली, तो e का वैल्यू हाफ है, तो e इज इक्वल टू हाफ। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी लिखोगे? v है, ये 2 है, ऑब्वियसली v ज्यादा ही होगा, तो v माइनस 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था? 6 और 2 दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4, तो v इज इक्वल v माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 4, तो v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। आ रहा था किसी का 6? यस, सूफिया का 6 आया था। ओके, कहीं किसने गलत बताया था अभी ना? कितना बताया? 6 ही बताया था क्या तुमने भी? तुम कौन सी कैलकुलेशन गलत कर रहे हो यार, इसमें एक लाइन में भी ऐसे कैसे? ऐसे मत करो। चलो फिर, तो आपको बेसिक सा समझ में आ गया भैया। कोलिजन के वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और हाँ, जो भी हम आज कोलिजन पढ़ रहे हैं इसका कुछ अलग, जैसे 2 टाइप के कोलिजन आप पढ़ोगे। एक होता है आपका एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर जो कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन कहते हैं उसको। तो मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे सब कुछ हो रहा है, टकराने से पहले भी उसी लाइन पे भाग रहे थे, टकराने के बाद भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, मतलब उनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक चीज है वो सेम रहता है। एक होता है आपका ऑब्लिक कोलिजन, जिसमें टक्कर लगने के बाद एक ऊपर इधर भाग जाएगा, कोई दूसरा उधर भाग जाएगा, मतलब उनका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो बदल जाता है, मतलब वो अलग अलग किसी एंगल पे चले जाते हैं। वो सब चीजें कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे।